आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैप्टर का जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके बाद में हमने इंटेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट किया था, इंटेक्स क्वेश्चंस भी हो चुके हैं और अब फाइनली बारी आती है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तो इस सेशन का टारगेट क्या है भाई कि इस सेशन में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस है ना उन सबको हम करेंगे सॉल्व। तो भाई जब सेशन का टारगेट सेट हो गया है तो फिर हम देरी क्यों करें, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, A 0.24 gram of sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. यानी कि हमारे पास एक कंपाउंड आया, वो कंपाउंड बना किसका था, वो कंपाउंड बना हुआ था बोरॉन का और ऑक्सीजन का। अब उस कंपाउंड का अमाउंट कितना था, क्या क्वांटिटी थी उस कंपाउंड की, तो हमने बोल दिया 0.24 ग्राम। इस सवाल में हमसे पूछा क्या गया है कि कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। मतलब कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में ऑक्सीजन किस परसेंटेज में प्रेजेंट है बाय वेट और बोरॉन किस परसेंटेज में प्रेजेंट है कंपाउंड में बाय वेट, वो हमें कैलकुलेट करना है। भाई किसी भी चीज का अगर हमें परसेंटेज को कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका साइंस पेपर हुआ है, कितने मार्क्स का पेपर था, टोटल हमने बोल दिया 100 मार्क्स का पेपर था। अब इस 100 मार्क्स के पेपर में आपके कितने नंबर आए, सपोज आपके आए हैं 90 नंबर। तो मैंने आपसे बोला कि अब फटाफट से अपना परसेंटेज कैलकुलेट करके बताओ। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में क्या लिखोगे, जितना आपको नंबर मिला है डिवाइडेड बाय टोटल जितने भी मार्क्स का आपका पेपर आया। कितने मार्क्स का आया था, 100 मार्क्स का आया था। क्या करेंगे यहाँ पे हम 90 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है ना। तो ये 100 ये वाले 100 से गया, बचा कितना 90%। तो आपके एग्जाम में कितने परसेंटेज आए हैं, 90% आए हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज के परसेंटेज को हम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब हम आते हैं अपने सवाल पे। सवाल क्या था कि इस कंपाउंड में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट था और बोरॉन भी प्रेजेंट था। कितने अमाउंट में प्रेजेंट था, तो बोरॉन का था 0.096 ग्राम और ऑक्सीजन कितने अमाउंट में प्रेजेंट था, 0.144 ग्राम्स में। निकालना क्या है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है कंपाउंड में और बोरॉन का परसेंटेज कितना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमने ये परसेंटेज निकाला है ना, सेम पैटर्न से निकालेंगे। न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, न्यूमरेटर में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बोरॉन की। तो बोरॉन का मास कितना है भाई, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, 0.096 ग्राम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या रख देंगे, जो टोटल मास है कंपाउंड का। कितना मास दिया है कंपाउंड का, खुद ही बताओ, 0.24 ग्राम्स। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ बोरॉन बाय वेट इन कंपाउंड, कि बोरॉन किस परसेंटेज में प्रेजेंट है कंपाउंड में बाय वेट। तो हमने क्या किया, बोरॉन का मास लिया, डिवाइड कर दिया उसको कंपाउंड के टोटल मास से, इनटू हमें क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। बिना 100 को मल्टीप्लाई करे क्या हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्या नहीं ना। तो अब क्या करेंगे, बस अब तो हमें सॉल्व करना है। नीचे का डेसिमल हटाओ, ऊपर आ जाएगा कितना जीरो, 2 जीरो। ऊपर का डेसिमल हटाओ, नीचे आ जाएंगे कितने जीरो, 3 जीरो। ऊपर के 2 जीरो नीचे के 2 जीरो से कट गए, नीचे का 1 जीरो 100 के 1 जीरो से कट गया, तो बचा कितना वहां पे, 10 बचा। अब क्या होगा, बस अब और इसको सिंप्लीफाई कर दो। न्यूमरेटर में बचा कितना, 96, डिनोमिनेटर में कितना बचा, 24। न्यूमरेटर में आपको 10 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, 2 से चला जाएगा क्या, ये बिल्कुल जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ये कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 6 4 जा कितना होता है भाई, 24 होता है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। यानी कि बोरॉन
इस कंपाउंड में, आप बोल सकते हो कि इस कंपाउंड में बोरॉन का परसेंटेज कितना है, बोरॉन का परसेंटेज है 40, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का भी ऐसे ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का मास कितना है कंपाउंड में, ऑक्सीजन का है 0.144 ग्राम। तो न्यूमरेटर में हमने क्या लिख दिया, ऑक्सीजन का मास लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में क्या हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में हम टोटल मास जो है कंपाउंड का उसको लिख देंगे। कंपाउंड का मास कितना गिवन है यहाँ पे, 0.24 ग्राम्स। और क्या करेंगे भाई, साथ में मल्टीप्लाई 100 तो करना ही पड़ेगा, बिना 100 की मल्टीप्लीकेशन के परसेंटेज कैलकुलेट हम नहीं कर सकते हैं। अब क्या करना है, बस डेसिमल हटा दो, नीचे का डेसिमल हटा तो ऊपर आए 2 जीरो, ऊपर का डेसिमल हटा तो नीचे आए कितने जीरो, 3 जीरो। ऊपर के 2 जीरो नीचे के 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। नीचे का जो 1 जीरो है वो 100 के 1 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या भाई, बचेगा कुछ इस तरीके से 144 इंटू 10, 100 का 1 जीरो चला गया तो 10 बचा ना, तो 144 इंटू 10 डिवाइडेड बाय नीचे कितना डिनोमिनेटर में 24 है। अगेन हम बोलते हैं कि इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, 12 6 कितना होता है, 72 होता है। तो 6 इंटू 10 कर दोगे कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है हमारे कंपाउंड में, ऑक्सीजन का परसेंटेज है 60। तो इस तरीके से हमने सवाल में क्या पूछा गया था हमसे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछा गया था बाय वेट, वो हमने निकाल लिया। टोटल मास पता था कंपाउंड का, उस कंपाउंड में ऑक्सीजन और बोरॉन का क्या मास था ये हमको पता था। तो बोरॉन किस परसेंटेज में प्रेजेंट है कंपाउंड में बाय वेट हमने कैसे निकाल लिया, न्यूमरेटर में बोरॉन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। कंपाउंड में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना था वो कैसे हमने निकाला, ऑक्सीजन का मास इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 40 और 60 यानी कि 40% बोरॉन और 60% ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, 100% कंपाउंड बना रहे हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। अब आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है सोल्यूशन का तो ले लो, मैं हो जाती हूँ स्क्रीन के बाहर और आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे ऑन द काउंट ऑफ 5। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 एंड 1। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं कहाँ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when 3 ग्राम of carbon is burnt in 8 ग्राम of oxygen, 11 ग्राम of carbon dioxide is produced। आपने क्या लिया है भाई, 3 ग्राम कार्बन ले लिया, 8 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया और क्या बना ली उससे, कार्बन डाइऑक्साइड बना ली। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनाई है, 11 ग्राम्स बनाई है, ठीक है। What mass of carbon dioxide will be formed when 3 grams of carbon is burned with 50 grams of oxygen? अब हमने क्या किया, पहले केस में तो हमने 3 ग्राम कार्बन ले लिया, 8 ग्राम ऑक्सीजन ले ली, दोनों को मिलाकर के कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम की बना दी, 11 ग्राम की बना दी। अब सेकंड केस में हमने क्या किया, कार्बन का जो मास है वो तो उतना ही लिया, क्वांटिटी उतनी ही ली हमने कार्बन की 3 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। कितनी ले ली हमने ऑक्सीजन की क्वांटिटी, 50 ग्राम ले ली। सवाल में पूछा क्या गया है कि जब हम 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 3 ग्राम ऑफ कार्बन को 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, बर्न कराएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने अमाउंट में, कितने ग्राम्स में प्रोड्यूस होगी। पहली चीज तो ये पूछी गई है। दूसरी चीज क्या पूछी गई है, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर, और कौन सा लॉ होगा केमिकल कॉम्बिनेशन वाला जो कि आपके इस आंसर को गवर्न करेगा। तो भाई लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हमने 2 लॉ पढ़े हैं। एक हमने कौन सा पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या उसको आप फिक्स प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो, और दूसरा लॉ हमने कौन सा पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि केमिकल रिएक्शन में हम बोलते हैं कि मास जो होता है वो कंजर्व्ड रहता है। ना ही आप किसी केमिकल रिएक्शन में मास को, नए मास को बना सकते हो, ना ही आप क्या कर सकते हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है किसी रिएक्शन में, तो उस कंपाउंड को बनाने वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। अगर मुझे क्या बनाना है, अगर मुझे सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो मैं कैसे बना पाऊंगी, सोडियम
और कार्बोनेट से ही बना पाऊंगी। ऐसा नहीं कि कार्बोनेट की जगह मैंने क्या रख दिया, सल्फेट रख दिया तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो सोडियम कार्बोनेट ही चाहिए, HCl बनाना है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ही चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है कि जब ये दोनों एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं ना तो अपने मासेस के एक फिक्स्ड या फिर एक डेफिनेट प्रपोर्शन में या रेशियो में ही कंबाइन होंगे। फॉर एग्जाम्पल पानी बनाना है H2O, तो पानी को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट चाहिए है। हाइड्रोजन, अगर आप एक बात बोलो कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, उस एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम्स चाहिए हैं और 1 ऑक्सीजन एटम चाहिए है। ऐसा नहीं होगा कि शुरुआत में आपने क्या लिया, 2 हाइड्रोजन एटम्स ले लिए, 1 ऑक्सीजन एटम ले लिया, फिर दोबारा आपने क्या किया, 2 हाइड्रोजन एटम्स लिए लेकिन साथ में 2 ऑक्सीजन एटम्स ले लिए। तो जो आप बनाओगे ना H2O2, वो H2O2 आपका पानी नहीं, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। तो क्या कंक्लूजन रहा कि जब भी किसी कंपाउंड को बनाना है तो फिक्स्ड एलिमेंट्स ही उस कंपाउंड को बना सकते हैं, और वो एलिमेंट्स भी कैसे कंबाइन होते हैं, अपने मासेस के एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में ही कंबाइन होंगे। ठीक है, तो इस सवाल में हमसे क्या बोला गया कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन लिया, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिया तो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। क्या इस केमिकल रिएक्शन में, भाई ये जो हो रहा है कार्बन की बर्निंग, ये भी तो एक केमिकल रिएक्शन ही है ना, तो क्या इस केमिकल रिएक्शन में हमारा पहला वाला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या वो फॉलो हो रहा है? चलो देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया है भाई, 3 ग्राम हमने कार्बन लिया है प्लस यहाँ पे हमने 8 ग्राम ऑक्सीजन लिया है, दोनों ने मिलके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। कितने अमाउंट में, तो 11 ग्राम्स में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने क्या बोला था, केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व रहेगा, यानी कि रिएक्टेंट्स के मासेस जो होगा, रिएक्टेंट्स का जो भी मास होगा वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट्स के मास के। रिएक्टेंट्स के मास को जरा हम कैलकुलेट करें, कितना आएगा, 3 + 8 कितना हो गया, 11 ग्राम हो गया। क्या प्रोडक्ट में भी हमको 11 ग्राम मास दिख रहा है? बिल्कुल। तो इससे हमने क्या बोला कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो तो डेफिनेटली फॉलो हो रहा है कि मास कंजर्व्ड है इस रिएक्शन में। जितना मास हमें रिएक्टेंट्स का मिला है उतना ही मास हमें प्रोडक्ट्स का भी मिला है, 11 ग्राम एंड 11 ग्राम्स। ठीक है, अब क्या बोला भाई, अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, इसके हम कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स के मासेस का रेशियो निकाल के देखते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि एक कार्बन एटम का मास कितना होता है, 12 U होता है, तो न्यूटन में लिख दिया मैंने कितना, 12। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, 16। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने एटम्स लगेंगे, 2, तो 16 + 16 कितना हो जाएगा, 32। तो नीचे हम लिख देंगे 32 U, कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16। तो ये कितना आ गया, 3/8। इस 3/8 या ये जो 3/8 का जो रेशियो है, ये हमें क्या बता रहा है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ना, 3 पार्ट लगेंगे कार्बन के और 8 पार्ट्स लगेंगे किसके, ऑक्सीजन के। ये जो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का मासेस का जो रेशियो निकाला है, वो क्यों निकाला है, आपको ये बताने के लिए कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी मेथड से क्यों ना बन रही हो, चाहे कार्बन की बर्निंग से बन रही हो या चाहे कैल्शियम कार्बोनेट के टूटने से क्यों ना बन रही हो, कोई भी मेथड ले लो कार्बन डाइऑक्साइड के बनने का, कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनेगी तो उसमें 3 पार्ट्स ऑफ कौन लगेगा, कार्बन लगेगा, और 8 पार्ट्स ऑफ क्या लगेंगे, ऑक्सीजन के लगेंगे। हमेशा यही रेशियो होने वाला है। तो ये कौन सा लॉ हो गया भाई, ये हो गया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला, कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही तो हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन से ही बनेगी, और ये दोनों जो एलिमेंट्स है वो कैसे कंबाइन होंगे, हमेशा अपने मास के एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होंगे, यानी कि हमेशा 3/8 के रेशियो में ही कंबाइन होने वाले हैं। तो अब जरा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो, जो हमसे क्या बोला गया था कि हमने क्या किया है, अब 3 ग्राम कार्बन लिए हैं और 50 ग्राम्स हमने क्या लिया है, ऑक्सीजन ली है। तो भाई अगर आपको 3 ग्राम कार्बन के साथ 50 ग्राम आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है और आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, तो चाहे कितनी भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्यों ना ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड में तो
कार्बन और ऑक्सीजन का एलिमेंट्स का जो मासेस का जो रेशियो है वो तो उतना ही रहने वाला है, 3/8 ही रहने वाला है। आप चाहे 50 ग्राम ऑक्सीजन की जगह आप 100 ग्राम ऑक्सीजन क्यों ना ले लो। जब आप 3 ग्राम ऑफ कार्बन से ऑक्सीजन को रिएक्ट करोगे ना, चाहे 50 चाहे 100, चलो अब इस सवाल में हमको 50 दिया गया तो हम 50 बोल देते हैं। 3 ग्राम कार्बन को जब आप 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे ना, हमेशा आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलेगी, 11 ग्राम की ही मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि 3 ग्राम, अगर हम बोल रहे हैं कि किसी रिएक्शन में कार्बन कितना लग रहा है, 3 पार्ट लग रहा है, तो ऑक्सीजन कितना लगेगा, 8 लगेगा। तो उस 50 ग्राम ऑक्सीजन में से केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन लगेगी 3 ग्राम कार्बन को बर्न करने के लिए, जिसकी हेल्प से हम बोलते हैं कि 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी। और बाकी की हम जो बोल रहे हैं कितनी बचेगी भाई, 42 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन जो होगी वो अनरिएक्टिव रह जाएगी, वो किसी के साथ रिएक्ट करने ही नहीं वाली। क्यों? क्योंकि कोई है ही ना रिएक्ट करने के लिए। 3 ग्राम कार्बन को बर्न करने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए थी, उतनी चली गई, ठीक है। बची कितनी, तो हम बोल रहे हैं 42 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। आ रही है आपको बात समझ में? आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। इसमें कहीं भी किसी तरह की कैलकुलेशन नहीं लग रही है। मैं आपको बता देती हूँ, सवाल रिपीट कर रही हूं मैं एक बार। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि हम क्या करते हैं जब 3 ग्राम ऑफ कार्बन को 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। कितने ग्राम की होगी? 11 ग्राम की होगी। इस केमिकल रिएक्शन में क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्यों? यहाँ पे हमने क्या करा, कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्टेंट्स का जो मास है उसको हमने ऐड किया। कितना आया? 11 ग्राम आया। कार्बन डाइऑक्साइड हमने कितनी प्रोड्यूस करी थी? 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन से 11 ग्राम। यानी कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स का जो मास है वो किसके बराबर आया है? प्रोडक्ट्स के मास के बराबर आया है। तो हम बोल सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, चाहे वो किसी भी मेथड से, हमेशा उस कार्बन डाइऑक्साइड में हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स ही आएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स ही आएंगे, और ये दोनों एलिमेंट्स हमेशा अपने मासेस के एक डेफिनेट प्रपोर्शन में ही कंबाइन होंगे कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए। वो प्रपोर्शन क्या होगा उनके मास का? अगर आप 3 पार्ट ले रहे हो कार्बन, तो उस 3 पार्ट कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए 8 पार्ट्स लगेंगे। किसके? 8 पार्ट्स लगेंगे ऑक्सीजन के। तो ये रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा। सेकेंड केस में हमसे क्या बोला है सवाल में कि अब हमने क्या करा, कार्बन का अमाउंट तो उतना ही रखा 3 ग्राम, लेकिन हमने ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, 50 ग्राम कर दिया। तो अब सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि अब बताओ कि कितने अमाउंट में, कितने ग्राम्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। लॉजिकली देखा जाए तो हमने क्या किया है, ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत बढ़ा दिया है, तो उस हिसाब से तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, है कि नहीं? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? 11 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी प्रोड्यूस हुई। क्यों? क्योंकि हमने कार्बन कितना लिया था? 3 ग्राम लिया था। अब उस 3 ग्राम कार्बन को बर्न करने के लिए आपको केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन ही चाहिए। आपने भले 50 क्यों ना ले ली हो, 50 क्या, आप 100 भी ले सकते हो, तो भी 3 ग्राम कार्बन को बर्न करने के लिए सिर्फ 8 ग्राम्स ऑक्सीजन ही चाहिए है। तो जब 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो कितने ग्राम की कार्बन डाइऑक्साइड बनती है? 11 ग्राम्स की बनती है। इसीलिए मैंने बोला कि भले ही आपने 50 ग्राम ऑक्सीजन क्यों ना ले ली हो, कार्बन डाइऑक्साइड तो उतनी ही बननी है। आप इसको ऐसे भी तो सोच समझ सकते हो ना कि आपने क्या करा है, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए 3 पार्ट्स लिए हैं, किसके? कार्बन के। और हमेशा पता है हमें कि कार्बन और ऑक्सीजन किस अपने रेशियो में, मास के रेशियो में कंबाइन होते हैं? 3:8 में। यानी कि 3 पार्ट कार्बन का लिया है तो 8 पार्ट्स ऑक्सीजन के लेने पड़ेंगे। 3 ग्राम कार्बन ली है तो 8 ग्राम आपको ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, तब जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो 50 में से जो 8 ग्राम से ऑक्सीजन के वो चले गए 3 ग्राम कार्बन को बर्न करने के लिए, बाकी जो 42 ग्राम्स की वो थी ऑक्सीजन, वो अनरिएक्टिव रह जाएगी। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। अब अगर इसके आंसर्स का स्क्रीनशॉट चाहिए है आपको तो आप ले सकते हो। मैं हो जाती हूँ स्क्रीन के बाहर और आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे ऑन द काउंट ऑफ 5। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
5, 4, 3, 2 एंड 1। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं कहाँ, अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल्स। हमको पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में बताना है कि पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं और उनके एग्जांपल्स भी देने हैं। भाई आयंस, अब इससे पहले कि हम पॉलीएटॉमिक आयन समझे, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि ये वर्ड आयन क्या होता है। एक बार वर्ड आयन समझ में आ गया तो उसके आगे वाला जो वर्ड है पॉलीएटॉमिक, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से एक एटम जो है आयन बन जाता है। पूरा खेल जो है वो किसका होता है भाई, स्टेबिलिटी का होता है। एटम के अंदर हम बोलते हैं कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये रहा एटम, एटम के अंदर होता है क्या, न्यूक्लियस। एटम के अंदर होते हैं 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कौन कौन से, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। P for proton, N for neutrons and E for electrons। अब एटम के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हम बोलते हैं कि प्रोटॉन्स होते हैं एंड हम बोलते हैं कि न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड हम बोलते हैं कि बहुत सारे इस तरीके क्या होते हैं, एनर्जी शेल्स होते हैं, ऐसे गोल गोल ऑर्बिट जैसे। इन ऑर्बिट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, तीसरे टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। इस तरीके का अरेंजमेंट तो हम सबको समझ में आ गया कि किस तरीके से एटम के अंदर उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि आखिर मैंने प्रोटॉन्स के को जब मैंने लिखा शॉर्ट में P, तो उस P के ऊपर मैंने पॉजिटिव क्यों लगाया है साइन, और इलेक्ट्रॉन्स को लिखने के लिए अगर मैंने E वर्ड का लेटर का यूज किया है तो इस लेटर के ऊपर मैंने एक नेगेटिव साइन क्यों लगाया है। वो इसलिए लगाया है क्योंकि जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं ना, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, यानी कि उनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, यानी कि उनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को मैंने E माइनस और प्रोटॉन्स को P पॉजिटिव लिखा है। ठीक है, तो अब होता क्या है, बेसिकली आपको ये पूरे एटम का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, कैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, ये सब आपको चीजें पता हो गई होंगी। ठीक है, अब होता क्या है कि इनिशियली क्या होता है ना कि एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो बराबर होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं, हमने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा है और एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा है। एटॉमिक मास कौन बनाता है भाई, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर कौन बनाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर मैंने बोला कि मेरे पास है क्या, एक सोडियम का एटम, और इस सोडियम के एटम का मुझे आपको बताना है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप क्या बताओगे, 11 बताओगे, है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सोडियम के एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो आप मुझे कैसे बताओगे। मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी एटम में इनिशियली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। किसके बराबर होंगे भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे। एटॉमिक नंबर बनाता कौन है, एटॉमिक नंबर हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बनाते हैं। सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर है 11, इसका मतलब क्या है, सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 11। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी हम बोलते हैं कि हो जाएंगे 11। तो सोडियम के एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 11 और इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए क्या, 11। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो एनर्जी शेल्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड उसमें सिचुएटेड होते हैं, लेकिन जो इनका जो अरेंजमेंट है ना इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी शेल्स में, वो भी बड़ा अजीब सा होता है। कैसा होता है, न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो शेल होगा, यानी कि जो फर्स्ट वाला शेल होगा, इसमें हम बोलते हैं कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और इस फर्स्ट वाले शेल के बाद जितने भी नंबर ऑफ शेल्स आएंगे, 2, 3, 4, 5, उन सभी शेल्स में हम बोलते हैं कि हर एक शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। वही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड जो एनर्जी शेल्स हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इतना सिंपल होता नहीं जितना आपको समझ में आ रहा है। जो फर्स्ट शेल होगा, न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो शेल होगा, उसमें मैक्सिमम हम बोलते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं,
और फिर इसके बाद में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो शेल होगा उसमें मैक्सिमम, हर एक शेल में मैक्सिमम हम बोलते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो फर्स्ट शेल वाले को, जिसमें कि हम बोलते हैं कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डुप्लेट भी कहते हैं। और वो वाले शेल्स, यानी कि फर्स्ट शेल के बाद वाले शेल्स जिसमें हम बोलते हैं कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, ऑक्टेट भी कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं एक ऐसे एटम की बात करूं जिसके पास केवल हम बोलते हैं कि 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे? इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी शेल्स में भरने का तरीका होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस के पास वाला जो शेल होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस से एटम की तरफ, एटम के बाहर जाते हैं, अंदर से बाहर की तरफ हम इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी शेल्स में फिल करते हुए जाते हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ किसी एटम के पास हम बोलते हैं कि 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? जो फर्स्ट शेल होगा जिसके पास हम बोलते हैं कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डुप्लेट वाला, उधर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम बोल देंगे कि भाई उस एटम का जो डुप्लेट है वो कंप्लीट है। और अगर उसके पास केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ जाएगा? वो भी हम बोलते हैं कि फर्स्ट शेल में जाएगा, लेकिन उस केस में उसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें डुप्लेट कंप्लीट करना है तो हमें मैक्सिमम फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन उसके पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं होगा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास है एक एटम जिसमें कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं? 10 हैं। तो आप 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करोगे? फर्स्ट वाले शेल में आप 2 रखोगे, सेकेंड वाले शेल में आप कितने रख दोगे? 8 रख दोगे। तो फर्स्ट शेल का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए थे, आपने कितने रखे हैं? 8 ही रखे हैं, यानी कि आपके जो सेकेंड शेल है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ऐसा एटम जिनका डुप्लेट और हम बोलते हैं कि जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्टेबल एटम्स कहेंगे। अब सपोज मेरे पास क्या है, एक एटम है जिसका हम बोलते हैं कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 हैं, तो उन 11 इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे फिल करोगे? फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 1। अब ये गड़बड़ हो गई, डुप्लेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है सेकेंड शेल का, लेकिन थर्ड शेल पे जाओ, थर्ड शेल में भी तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए ना, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन हुआ ही नहीं, उसके पास तो कितने इलेक्ट्रॉन? 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा है। तो ये वाला जो एटम होगा वो अनस्टेबल होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा खेल किसका होता है? स्टेबिलिटी का होता है। एक एटम अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, उसका डुप्लेट कंप्लीट हो, तो वो स्टेबल कहलाएगा। या ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके पास ऐसे एटम जिनके पास 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके एटम का हम बोलते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तब वो स्टेबल कहलाते हैं। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है या डुप्लेट कंप्लीट नहीं है तो वो स्टेबल नहीं होंगे, अनस्टेबल होंगे। और अनस्टेबल चीजें एग्जिस्ट नहीं कर पाती हैं इस नेचर में। तो वो अनस्टेबल एटम्स क्या करते हैं भाई? अनस्टेबल एटम स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं, अटेन करना चाहते हैं। अब ये स्टेबिलिटी कहां से आ सकती है? ये स्टेबिलिटी आ सकती है डुप्लेट या फिर ऑक्टेट को कंप्लीट करके। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया था एक एटम का जिसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 आ गए फर्स्ट शेल में, 8 आ गए सेकेंड शेल में, थर्ड शेल में केवल 1 ही आया। आने कितने चाहिए थे? 8 आने चाहिए थे। बताया ना मैंने, फर्स्ट शेल में न्यूक्लियस के सबसे पास वाले शेल में, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, बाकी जितने भी शेल्स आएंगे उन सब में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो थर्ड शेल में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए थे, तब जाकर के ऑक्टेट कंप्लीट हो पाता, लेकिन हुआ क्या? केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन आया। अब गड़बड़ हो गई। जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक एटम स्टेबल कैसे होगा? अब स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इस एटम के पास 2 रास्ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि या तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको ये हटा दे, एटम से बाहर कर दे, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। भाई 7 इलेक्ट्रॉन्स की तो कमी है ना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, होने चाहिए थे 8, हैं कितने? 1, बचे कितने? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स या तो वो ले ले या 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। आपको क्या लगता है, क्या आसान होगा करना? मेरे हिसाब से तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना फायदे का सौदा है। क्यों? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इतनी एनर्जी शायद इतने छोटे से एटम के पास ना हो। तो वो क्या करेगा? वो 1 इलेक्ट्रॉन को हटा देगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को।
आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, तो वो एक अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटा देगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के बाद क्या होगा, अब हो जाएगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल से में एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो एक इलेक्ट्रॉन भी चला गया, तो अब आउटर मोस्ट शेल कौन सा बना, ये वाला बना, जिसमें ऑलरेडी हम बोलते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ऑक्टेट कंप्लीट था। तो अब ये एटम क्या बन गया, स्टेबल बन गया, है कि नहीं। अब स्टेबल तो बना, लेकिन उसके ऊपर एक चार्ज आ गया। क्यों आ गया भाई, तो मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी एटम में इनिशियली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि इस एटम में 11 इनिशियली 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 11 प्रोटॉन्स भी तो होंगे ना। 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स मिलके जितने भी 11 पॉजिटिव और 11 नेगेटिव चार्जेस थे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, जिसके कारण एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, इस एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो अब इसके पास 11 प्रोटॉन्स तो हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, केवल 10 हो गए। तो अब हमारे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, है ना भाई। जब भी हम अपने अंदर से नेगेटिविटी हटाने की कोशिश करते हैं, तो नेगेटिविटी हटाते हटाते हम खुद क्या होते जाते हैं, पॉजिटिव होते जाते हैं। एटम भी तो क्या कर रहा है, नेगेटिविटी हटा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को हटा रहा है, लूज कर रहा है, नेगेटिविटी हटा रहा है, तो खुद पॉजिटिव बनता जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन उसने खो दिया, तो वो क्या बन गया, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये एटम और कोई नहीं, ये है सोडियम एटम। मैंने आपको बताया था ना, सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। एटॉमिक नंबर बनाने वाले कौन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। यानी कि सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 है, मतलब कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11 हैं। तो अब मैं सोडियम को पता है कैसे लिखूंगी, अब मैं सोडियम को Na पॉजिटिव लिखूंगी। क्यों लिखूंगी, क्यों आया है ये सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है। मैं इसको +1 भी लिख सकती हूं आपको समझाने के लिए। ये नंबर क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है कि सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन्स देकर के पॉजिटिव बना है, तो एक इलेक्ट्रॉन देकर के वो क्या बन गया है, पॉजिटिव बन गया है। और ऐसा एटम जिसके पास चार्ज होता है, चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक ऐसा एटम जिसके पास चार्ज आ जाता है ना, उसे हम आयन कह देते हैं। तो क्या ये सोडियम का एटम अब आयन बन गया है, क्यों, क्योंकि इस एटम के ऊपर चार्ज आ गया है ना, +1, तो क्या ये एटम अब एक आयन बन गया है, तो द आंसर इज यस। ये क्या बन गया है भाई, ये बन गया है एक अब सोडियम आयन। ये क्या बन गया है, एक सोडियम आयन बन गया है। तो आयन का मतलब आपको समझ में आ गया कि जब किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आए तो वो बन जाता है आयन। अब आप बोलोगे कि मैम आपने हमें सिर्फ पॉजिटिव का एग्जांपल दिया है, नेगेटिव का तो एग्जांपल ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, दे देते हैं। हमारे पास क्या है, एक और हमारे पास एलिमेंट आया है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। एटॉमिक नंबर 17, इसका मतलब क्या कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम बोलते हैं कि 17 हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एटॉमिक नंबर को कौन बनाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बनाते हैं। एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 17 हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 17 होंगे। अब इन 17 इलेक्ट्रॉन्स को आप न्यूक्लियस के अराउंड, क्लोरीन एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड एनर्जी शेल्स में आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे अरेंज करोगे। तो पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, अब तीसरे शेल में हम बोलते हैं कि आए केवल 7 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड शेल में हम बोलते हैं कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, लेकिन बेचारा क्लोरीन एटम क्या करे, उसके पास तो 17 इलेक्ट्रॉन्स ही थे। तो आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 7 इलेक्ट्रॉन्स आए। लेकिन यहां भी तो मुसीबत हो गई, ऑक्टेट तो यहां भी कंप्लीट नहीं हुआ। ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, लेकिन यहां तो सिर्फ 7 है। तो अब क्लोरीन एटम क्या कर सकता है, 2 ऑप्शन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, डोनेट कर दे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, यहां पे क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेना, 7 इलेक्ट्रॉन्स को देना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, इसके लिए भी बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है।
तो बेचारा एक क्लोरीन का जो एटम है इतनी सारी एनर्जी नहीं ला सकता, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा 7 इलेक्ट्रॉन्स देने की बजाय, और वो क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो अब उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो वो अब क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। क्लोरीन का जो एटम है उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इनिशियली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 17 थे, लेकिन अब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स, अब 18 हो गए, लेकिन प्रोटॉन्स तो अभी भी कितने हैं, प्रोटॉन्स तो अभी भी 17 ही है ना। तो मतलब कि अब क्लोरीन के एक एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए ना, नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बढ़ गए, 18 हो गए, प्रोटॉन 17 ही रह गए, तो अब एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसीलिए अब मैं क्लोरीन एटम को कैसे लिखूंगी, इस तरीके से लिखूंगी। तो जब एक एटम के ऊपर एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये क्लोरीन का अब एटम नहीं, ये क्लोरीन का आयन बन गया है। सो द आंसर इज यस, ये क्या बन गया है, ये बन गया है एक क्लोराइड आयन। क्या बन गया है ये बन गया है एक क्लोराइड आयन। तो वो था सोडियम का आयन जहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, ये था क्लोराइड का आयन जहां पे एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ रहा था। तो जब एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तो वो क्या बन जाता है, एक आयन बन जाता है। यूजुअली जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिवली बेसिकली आयन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन। तो जब किसी आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो वो क्या कहलाता है भाई, वो कहलाता है कैटायन। और जब किसी आयन में हम बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। ठीक है, यूजुअली जो मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनायन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एटम ही एनायन या कैटायन बन सकता है भाई, कुछ एटम्स तो ऐसे होते हैं जो कि ग्रुप में आते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स। उन ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर भी क्या हो जाता है, कई बार पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लग जाता है। और ऐसे ही ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या कहते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन। मैंने आपको बोला था ना कि एक बार अगर आप आयन का कंसेप्ट समझ गए तो उसके जो बगल वाला जो वर्ड है पॉलीएटॉमिक, इसको भी समझने में आपको देर नहीं लगेगी। आयन समझ में आ गया कि एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैसे आया है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके या उसको लूज करके। पॉलीएटॉमिक आयन का मतलब क्या होता है, पॉली मतलब बहुत सारे, एटॉमिक मतलब कि एटम्स। तो एक ऐसा आयन जिसके पास बहुत सारे एटम्स होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं पॉलीएटॉमिक आयन के, जैसे कि नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, ये क्या है, एक आयन है। क्यों, क्योंकि यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, एक ग्रुप ऑफ एटम्स दिख रहा है। यहाँ पे मुझे एक नाइट्रोजन एटम और 3 ऑक्सीजन के एटम्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ग्रुप ऑफ एटम दिखा और इस ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर क्या आया है, एक नेगेटिव चार्ज आया है। इसका मतलब क्या है, ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है। सिमिलरली एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सल्फेट कहते हैं। इसे हम नाइट्रेट कहते हैं, इसे हम सल्फेट कहते हैं। ये सल्फेट भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे एक ग्रुप ऑफ एटम्स दिख रहा है, एक सल्फर का एटम और 4 ऑक्सीजन के एटम्स, और दोनों इन पूरे ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया, एक पॉलीएटॉमिक आयन बन गया। आई होप पॉलीएटॉमिक आयन का कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हुआ हो कि जब ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो बन जाएगा एक पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको क्या दिए हैं भाई, कुछ कंपाउंड्स दिए हैं और इन कंपाउंड्स के आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है। केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, चलो सीखते हैं। हम फर्स्ट वाले कंपाउंड से हम स्टार्ट करेंगे। क्या दिया गया है भाई, मैग्नीशियम क्लोराइड दिया गया है। तो मैग्नीशियम हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे भाई। केमिकल फॉर्मूला को लिखने के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने सेशन में। हमने केमिकल फॉर्मूला के ऊपर कई सारी चीज़ें पढ़ी थी, जितने भी रूल्स हैं उन सबको हमने पढ़ा था। इसके बाद में हमने कई सारे कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूला बनाने सीखे थे, है कि नहीं। तो एक रूल उनमें से क्या था कि जब भी आप एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में कंपाउंड बनाओगे, यानी कि आप क्या बना रहे हो, एक आयनिक कंपाउंड। भाई कंपाउंड
हमने अभी तक दो टाइप के पढ़े हैं, एक मॉलिक्यूलर और एक आयोनिक। मॉलिक्यूलर कंपाउंड किसके बनते हैं? दो नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं, जैसे कि HCl। HCl क्या है? एक हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों क्या है? नॉन मेटल हैं, और दोनों ही के ही बीच में जो कंपाउंड बना है HCl वो क्या है? एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। वही अगर हमने बात करी किसकी? NaCl की, तो NaCl क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये बना हुआ है सोडियम और क्लोरीन से। सोडियम क्या है? एक मेटल होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। सोडियम को आप एज इट इज, आप उसका जो दाना है ना सोडियम का, आप उसको ऐसे हवा में नहीं रख सकते हो, तुरंत आग पकड़ लेता है। इसलिए हमेशा सोडियम का जो मेटल होता है ना उसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। तो सोडियम क्या है? एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। क्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है। तो जब एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में कंपाउंड बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो आयनिक कंपाउंड को बनाने का भाई कोई तरीका होता है। क्या तरीका होता है? रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप कैटायन लिखोगे। कैटायन मतलब क्या? कैटायन कौन बनाता है? मेटल्स ही तो बनाते हैं ना। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं कि हाँ भाई चले जाओ, तो वो खुद क्या बन जाते हैं? कैटायन बन जाते हैं। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि सबसे पहले हमको कैटायन लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद में हम क्या लिखते हैं? नॉन मेटल या फिर एनायन लिखते हैं। तो ये देखो हमने लिख दिया क्या? एक नॉन मेटल यानी कि आप बोल सकते हो एनायन। सिंबल्स लिखने होते हैं, नाम नहीं लिखना होता है। कि अगर आपने सोचा कि यहाँ पे हम मैग्नीशियम लिख दें, यहाँ पे हम क्लोरीन लिख दें, ऐसा नहीं होगा। आप जो भी एलिमेंट्स आप ले रहे हो, जिस भी कंपाउंड का आप बना रहे हो केमिकल फॉर्मूला, उस कंपाउंड में आने वाले एलिमेंट्स के सिंबल लिखने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम का सिंबल लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्लोरीन का सिंबल लिख दिया। अब क्या करेंगे भाई? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन या जो अरेंजमेंट होता है ना एनर्जी शेल्स में, उसी को हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। तो कितना हो जाएगा? 282, यानी कि अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट वाले शेल में, सेकेंड वाले में 8, थर्ड वाले में 2। अब गड़बड़ हो गई। अगर किसी भी एटम को स्टेबल होना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, आउटर मोस्ट शेल का 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, लेकिन यहाँ तो केवल 2 ही हैं। तो अब क्या होगा? 2 रास्ते हैं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे दो या 6 इलेक्ट्रॉन्स को ले लो। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेना डिफिकल्ट टास्क है। क्यों? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इतनी एनर्जी कहीं से नहीं मिल सकती एटम को। तो वो क्या करेगा? सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएगा, एटम इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। ठीक है, तो अब हम बोलते हैं कि मैग्नीशियम के ऊपर, मैग्नीशियम क्या बन जाएगा भाई? एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद एक आयन बन जाएगा। उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? उसके ऊपर चार्ज आएगा +2। +2 क्यों आया भाई? 2 तो हम बोल रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं इसलिए 2 आया। और प्लस साइन क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद एटम खुद क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है ना, कैटायन बन जाता है। इसीलिए मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना आया? +2। अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो अभी मैंने आपको बताया था क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है? 287। आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? -1, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के चार्ज कितना आ जाएगा? -1। तो अब क्या करेंगे? दोनों ही हमने आयंस के चार्जेस लिख दिए हैं। अब क्या? बस क्रिस क्रॉस मेथड अपना लो। क्रिस क्रॉस मेथड में क्या होगा? क्लोरीन का जो -1 है वो कहाँ चला जाएगा? मैग्नीशियम के पास। मैग्नीशियम का जो +2 है वो कहाँ चला जाएगा? क्लोरीन के पास। तो क्या होगा? मैग्नीशियम हमने लिखा Mg, उसके राइट हैंड साइड में सबस्क्रिप्ट में नीचे हम क्या लिखेंगे? 1, और ये रहा क्या? क्लोरीन के राइट हैंड साइड में नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे हम क्या? 2। रूल क्या कहता है? अब आप बोलोगे कि मैम आपने प्लस और माइनस साइन तो लिया ही नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि रूल्स ने बोला था। रूल बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है, क्रिस क्रॉस एक बार आपने कर दिया ना, उसके बाद में आपको माइनस या प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। रूल तो ये भी कहता है कि क्रिस क्रॉस करने के बाद में अगर एलिमेंट के राइट हैंड साइड में सबस्क्रिप्ट में 1 आ रहा हो ना, तो आप उसको भी ओमिट कर सकते हो। तो ये जो मैंने लिखा है ना Mg1Cl2, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे Mg1 नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ Mg लिखना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा? MgCl2 बन जाएगा, यानी कि ये बन गया क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड।
क्या समझ में आया इस केमिकल फॉर्मूले से कि एक मैग्नीशियम का जो एटम है वो 2 क्लोरीन के एटम के साथ कंबाइन हुआ है। मैग्नीशियम के एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, हर एक इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया? क्लोरीन के एक एक एटम ने ले लिया। तो इस तरीके से मैग्नीशियम कैटायन बन गया और क्लोराइड एनायन बन गए। ठीक है, चलो आई होप फर्स्ट वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड वाले की हम बात करें तो सेकंड वाला क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को पता है दूसरा नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम होता है क्विक लाइम। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे भाई? तो सबसे पहले हम लिख देंगे मेटल को, है ना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सिंबल लिखते हैं। सिंबल के बाद नीचे, सिंबल के नीचे उनके रिस्पेक्टिव या तो आप वैलेंसी लिखते हो या आप क्या लिखते हो? चार्ज लिख देते हो। ठीक है, क्या तरीका होता है? यही होता है। सबसे पहले आप एलिमेंट के सिंबल लिखोगे, फिर उन सिंबल के नीचे उनकी रिस्पेक्टिव वैलेंसीज या चार्जेस लिखोगे। तो सबसे पहले सिंबल किसका है? रूल क्या बोलता है? क्या लिखोगे? मेटल का नाम लिखोगे। मेटल का कौन है यहाँ पे? कैल्शियम ऑक्साइड में मेटल कौन होगा भाई? कैल्शियम होगा। तो सबसे पहले हम किसका सिंबल लिखेंगे? कैल्शियम का। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। इसके बाद में क्या लिखेंगे? नॉन मेटल में ऑक्सीजन। ये लो, ये लिख दिया। ठीक है, अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। मैं आपको बार बार यही सजेस्ट करूंगी कि आप जितने भी आपके 9th क्लास के सिलेबस में जितने भी एलिमेंट्स को हमने मेंशन किया है, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, सभी के एटॉमिक नंबर जो है ना आप याद कर लो। एक बार अगर आपने एटॉमिक नंबर आपको याद हो गए ना तो फिर वैलेंसीज और चार्जेस कैलकुलेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। तो यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे? 20। इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा? 2 8 8। ये कितने हो गए? यहाँ पे हम बोलते हैं कि 8 + 2 कितना हो गया? 10। 10 + 8 कितना हो गया? 18। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, तो ये लो। यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कैल्शियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया। तो कैल्शियम क्या करेगा? या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा या क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेना तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो कैल्शियम के पास ऑप्शन क्या है? कैल्शियम क्या है? एक मेटल है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। तो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? +2। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उसके पास कितने होंगे? 8 होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा? 2 और 6। अब आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट तो यहाँ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के 2 रास्ते हैं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लो या 6 इलेक्ट्रॉन्स दे दो। 6 इलेक्ट्रॉन्स को देना तो बहुत ही एनर्जी वाला काम है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद -2। रूल क्या बोलता है? अगर चार्जेस और वैलेंसीज के बीच में कॉमन फैक्टर है ना तो उसको कैंसिल आउट कर दो। 2 1 2, 2 1 2। तो कितना आ गया? +1 -1। अब क्या होगा? कुछ नहीं, क्रिस क्रॉस बचा है, कर दो क्रिस क्रॉस। -1 गया कैल्शियम के पास, +1 गया ऑक्सीजन के पास। रूल ये बोलता है कि क्रिस क्रॉस कर दिया ना, अब माइनस या प्लस साइन मत लगाना। रूल ये भी कहता है कि क्रिस क्रॉस करने के बाद 1 1 लगाने की भी जरूरत नहीं है एलिमेंट के राइट हैंड साइड में नीचे। तो अब क्या बचा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, तो ये बन गया क्या? एक केमिकल फॉर्मूला किसका? हमारे कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड का। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी? हमारे थर्ड कंपाउंड की, जो कि है कॉपर। अब थर्ड कंपाउंड क्या है हमारा? कॉपर नाइट्रेट। तो रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई? कॉपर क्योंकि एक मेटल है तो मेटल का हम क्या लिखने वाले हैं? सिंबल लिखने वाले हैं। ये लो, हमने लिख दिया क्या? कॉपर का सिंबल। इसके बाद में नाइट्रेट। नाइट्रेट के ऊपर हमने अभी डिस्कशन किया है कि भाई नाइट्रेट क्या होता है। ये एक पॉली एटॉमिक आयन है, यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा एटम्स का एक ग्रुप और उस ग्रुप के ऊपर आएगा क्या? एक चार्ज। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं भाई? NO3 ऊपर लिख के बता देती हूँ, NO3। ये क्या बन गया? नाइट्रेट, और उसके ऊपर एक आता है क्या? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या? सबसे पहले कॉपर, इसके बाद में लिख दिया उसके बगल में नाइट्रेट। अब कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 19 होता है, और इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? कॉपर के ऊपर +2 आएगा। नाइट्रेट के ऊपर तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे क्लियरली कितना चार्ज आ रहा है? -1 का आ रहा है। माइनस के बाद या प्लस के बाद, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सोडियम पॉजिटिव, तो अगर माइनस और प्लस के बाद कुछ नहीं लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है? वहां पे 1 है।
ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है कि अगर प्लस या माइनस के बाद कुछ नहीं लिखा गया है तो वहां पे 1 है। तो नाइट्रेट का के ऊपर चार्ज कितना है, -1 का है। अब हमने क्या लिख दिए, चार्जेस लिख दिए हैं, तो अब बचा क्या है करने को, बस क्रिस क्रॉस करना है। नाइट्रेट का -1 गया कॉपर के पास, कॉपर का प्लस जो गया नाइट्रेट के पास, तो क्या आ जाएगा Cu1। ठीक है, अभी मैं लिख रही हूं Cu1 और ये रहा क्या, नाइट्रेट, और नाइट्रेट के नीचे राइट हैंड साइड में सबस्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जरा ये बताओ कि ये जो मैंने केमिकल फॉर्मूला बनाया है क्या ये सही है? मुझे तो यहाँ पे सही नहीं लग रहा। क्यों? चलो पढ़ने की कोशिश करते हैं। कॉपर का यहाँ पे कितना एटम आया है, या आयन कितना आया है, 1 आया है। इसके बाद में हमारे पास है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के नीचे लिखा है 3, फिर उसके बगल में लिखा हुआ है 2। इसका क्या मतलब है भाई? इसका तो कोई सेंस ही बन के नहीं आ रहा है। क्या मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑक्सीजन के यहाँ पे टोटल हम बोलते हैं कि 5 एटम्स आ गए हैं इस कॉपर नाइट्रेट में? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हुआ क्या रहा है, कॉपर नाइट्रेट में कॉपर का 1 आयन आता है और नाइट्रेट के 2 आयन्स आते हैं। तो अगर मैंने अपने पॉली एटॉमिक आयन को इस तरीके से लिखा तो मुझे कभी समझ में नहीं आने वाला कि नाइट्रेट के यहाँ पे 2 आयन्स आएंगे। मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लगा दूंगी पॉली एटॉमिक आयन के बाहर एक ब्रैकेट। तो अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या आया, 2 आया। तो अब क्या मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ भाई नाइट्रेट के जो है ना 2 आयन्स आ रहे हैं मेरे कॉपर नाइट्रेट कंपाउंड में। और रूल ये भी क्या कहता है कि भाई 1 मत लिखो। अगर हम बोल रहे हैं कि क्रिस क्रॉस हमने कर दिया है, क्रिस क्रॉस करने के बाद एलिमेंट के राइट हैंड साइड में नीचे अगर 1 आ रहा है तो आप उस 1 को ओमिट कर सकते हो। जैसे कि हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन को हटा देते हैं, वैसे ही हम 1 को भी हटा सकते हैं क्रिस क्रॉस करने के बाद। ये नहीं कि पहले ही आपने जो है ना इसको हटा दिया, नाइट्रेट के नीचे -1 लिखा ही नहीं, क्रिस क्रॉस करने के बाद हटाओगे जब आप चार्जेस को एलिमेंट्स के राइट हैंड साइड में नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखते हो। तो यहाँ पे कॉपर के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि वहां पे 1 आएगा। हाँ, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग पॉली एटॉमिक आयन को अगर आप 1 से ज्यादा उसके बाहर कोई डिजिट आ रहा है तो वहां पे आपको पॉली एटॉमिक आयन में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, वरना जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं किसकी, कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर क्या है, एक आयन है, और सल्फेट क्या है, एक पॉली एटॉमिक आयन है। लेकिन यहाँ पे मैंने इस पॉली एटॉमिक आयन में ब्रैकेट नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि कॉपर का चार्ज कितना होता है, +2। कॉपर के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2। सल्फेट के ऊपर कितना होता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में, SO4 2 नेगेटिव होता है, तो इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। कॉमन फैक्टर आ रहा है, डिवाइड कर दो, -1 + 1, -1 गया इसके पास, +1 गया इसके पास। तो सल्फेट के नीचे राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अगर 1 से ज्यादा वैल्यू आती है तो पॉली एटॉमिक आयन में आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो क्या बन जाएगा भाई, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। और इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये क्या बन गया, NO3(2). ठीक है, ये क्या बना, कॉपर नाइट्रेट। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हमारा 3rd वाला कंपाउंड भी हो गया। अब हम आते हैं किस पे, 4th वाले पे। 4th वाला क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। कैसे लिखेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट का हम सिंबल लिख देते हैं। सबसे पहले किसका लिखना होगा, मेटल का। मेटल कौन है, एल्यूमिनियम, और क्लोरीन में एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, एल्यूमिनियम, और यहाँ हमने क्या लिख दिया, क्लोरीन। एल्यूमिनियम का हम बोलते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है भाई, 13 होता है। ठीक है, 13 होता है, लाइन से होता है। सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12 और एल्यूमिनियम का 13। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना आ जाएगा, 2 8 3। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, 3 आए हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम एटम की स्टेबिलिटी का खेल बिगाड़ सकते हैं। एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है, तो मेटल क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास से भगा देगा। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के बाद +3। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है कितना, हो जाएगा 2 8 7। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्लोरीन क्या करेगा, उस एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, जिसके कारण उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, -1। क्या करेंगे, बस अब तो क्रिस क्रॉस करना बचा है, कर दो क्रिस क्रॉस। क्लोरीन का -1 गया एल्यूमिनियम के पास, एल्यूमिनियम का +3 गया क्लोरीन के पास, क्या बन जाएगा, Al
माइनस प्लस लगाने की साइन की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल्स, और 1 भी क्रिस क्रॉस करने के बाद एलिमेंट के नीचे राइट हैंड साइड में लगाने की जरूरत नहीं है। सीधे हम क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम क्लोरीन, और क्लोरीन के नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला। यानी कि एक एल्यूमिनियम का जो आयन है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा, और 3 हम बोलते हैं कि क्लोरीन के एटम्स आएंगे, और उन 3 हर एक एटम क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 3 क्लोराइड आयंस बन जाएंगे। ठीक है, आई होप 4th वाला भी समझ में आया होगा। अब बचा क्या, लास्ट 5th वाला, कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे बनाएंगे भाई कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट में हम बोलते हैं कि सबसे पहले तो रूल्स के अकॉर्डिंग मेटल लिखेंगे। मेटल कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम है। कार्बोनेट क्या है, कार्बोनेट भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है, जैसे कि नाइट्रेट सल्फेट होता है ना, वैसे ही कार्बोनेट भी होता है। इसको हम CO3 2 नेगेटिव लिखते हैं, यानी कि CO3 क्या है, एक ग्रुप ऑफ एटम है, एक कार्बन का एटम, 3 ऑक्सीजन के एटम, और उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 20 है, तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, 2 8 8, कितना हो गया, 10 10 प्लस 8 18 18। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं, तो हमने आउटर मोस्ट शेल में रख दिए 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण खेल बिगड़ गया। कैल्शियम क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को बोलेगा निकल जाओ यहां से बाहर, तो इसके कारण इसके ऊपर चार्ज आ गया +2। फिर आया कार्बोनेट, कार्बोनेट को हम कैसे लिखते हैं, CO3, चार्ज कितना होता है उसके ऊपर, -2, कॉमन फैक्टर आ गया, डिवाइड कर दो 2 से, तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1। अब क्या करना है, बस क्रिस क्रॉस करना है, कर दो क्रिस क्रॉस। ये हो गया, कैल्शियम के पास पहुंचा -1, कार्बोनेट के पास पहुंचा +1। रूल्स के अकॉर्डिंग ना प्लस और माइनस साइन को आपको क्रिस क्रॉस करने के बाद लिखना है, ना 1 1 को लिखना है। तो आप क्या लिख दोगे, बस सीधे से CaCO3। तो CaCO3 क्या बन गया भाई, केमिकल फॉर्मूला बन गया कैल्शियम कार्बोनेट का। आई होप ये सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से हमने अलग अलग आयनिक कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूलाज लिखे हैं। पैटर्न वही है, अप्रोच सेम है, बस ध्यान रखना है आपको कि किस आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। शुरुआत में आपको मेटल लिखना है, उसके बगल में नॉन मेटल लिखना है। रूल्स होते हैं कि पॉलीएटॉमिक आयन में कब ब्रैकेट लगेगा कब नहीं लगेगा, माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव साइन तो कभी भी नहीं लगाने हैं। 1 अगर आ रहा है तो क्रिस क्रॉस करने के बाद 1 भी हटा देना एलिमेंट के नीचे से। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं कहाँ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब हमारे पास कुछ कंपाउंड्स है, इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है वो आपको बताना है। फर्स्ट कंपाउंड क्या है, क्विक लाइम। याद करो, क्विक लाइम हमने पहले भी पढ़ा है, मैंने आपको बताया था कि क्विक लाइम क्या होता है। हमारे पास एक कंपाउंड आया था, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में ही आया था आई गेस, ये देखो सेकेंड वाला कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसे हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। तो अब हमारे पास क्विक लाइम आया है, तो क्विक लाइम हमको पता है किसका बनता है, कैल्शियम और ऑक्सीजन का बनता है। तो ये लो 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हमने यूं ही बातों बातों में सॉल्व कर लिया कि क्विक लाइम एक कंपाउंड है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। फिर इसके बाद में आया कौन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को पता है कैसे लिखते हैं, HBr। यहाँ पे H क्या है, हाइड्रोजन है, Br क्या है, ब्रोमीन है। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड कौन से 2 एलिमेंट से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो कि हम बोलते हैं कि बेकिंग पर्पस के लिए वगैरह यूज करते हैं। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला पता है तो उसमें लगने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। जैसे कि क्विक लाइम का अगर आपको कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल फॉर्मूला पता है तो ही तो आप बता पाओगे ना कि इसमें कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। अगर आपको CaO पता नहीं होता तो फिर आप क्या करते, नहीं समझ में आता आपको कि इसमें कैल्शियम है या ऑक्सीजन है या कोई तीसरा एलिमेंट है। तो सभी कंपाउंड्स की आपको केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेकिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, बेकिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है, NaHCO3। Na क्या है, सोडियम है, H क्या है, हाइड्रोजन है, C क्या है, कार्बन है, और O क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स लगने वाले हैं बेकिंग पाउडर में, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब बारी आती है पोटेशियम सल्फेट की। तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, K2SO4। कैसे आया है, जरा इसका हम केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखें। तो पोटेशियम ये रहा,
और सल्फेट, सल्फेट क्या है भाई, एक पॉलीएटॉमिक आयन है जिसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -2 का होता है, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम के लिए हम बोलते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 8 8। ये कितना हो गया भाई, 8 + 2 10, 10 + 8 कितना होता है 18। एक और इलेक्ट्रॉन बचा है तो वो हमने रख दिया आउटर मोस्ट शेल में। अब गड़बड़ हो गई, आउटर मोस्ट शेल में तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए 8। तो अब क्या करेगा, क्या पोटेशियम, पोटेशियम जो है अब एक इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के कारण उसके ऊपर चार्ज क्या आया, +1 आया। तो हमने एलिमेंट्स लिख दिए हैं, उनके रिस्पेक्टिव चार्जेस लिख दिए हैं। अब करना क्या है, बस क्रिस क्रॉस लगाना है। तो पोटेशियम के पास पहुंच जाएगा सल्फेट का -2, सल्फेट के पास पहुंच जाएगा पोटेशियम का 1। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, K2SO4, माइनस प्लस साइन तो हम लगाएंगे नहीं, 1 को भी रूल के अकॉर्डिंग क्रिस क्रॉस करने के बाद में नहीं लिखना है तो मत लिखो। तो K2SO4, तो हमें पता चल गया कि पोटेशियम सल्फेट में कौन कौन आएगा, पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन एलिमेंट। तो इसीलिए हर एक कंपाउंड के आपको केमिकल फॉर्मूलाज आना पता होने चाहिए, तब जाकर के कि उस कंपाउंड में कौन से एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपको पता चलेगा। अब अगर आपको इसके आंसर का स्क्रीनशॉट लेना है केमिकल फॉर्मूलाज के साथ तो आप ले सकते हो। मैं हो जाती हूँ स्क्रीन के बाहर और आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे ऑन द काउंट ऑफ 5। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 एंड 1। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं कहाँ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज। अब आपके पास कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, उन सभी सब्सटेंस के आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, सबसे पहला हमारे पास सब्सटेंस क्या है, इथाइन है। इथाइन मतलब क्या, C2H2। यानी कि ये कैसे बना है सब्सटेंस, ये बना है 2 कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम से। तो भाई अगर हमें मास कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं एक मॉलिक्यूल में, उन सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा उस मॉलिक्यूल का। तो देखो कार्बन के यहाँ पे 2 एटम्स लग रहे हैं, एक एटम का मास कितना होता है 12, तो 2 के कितने हो जाएंगे 24। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 1U, तो 2 एटम्स लग रहा है यहाँ पे, तो 2 के मास कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 26। ठीक है, मोलर मास है। तो मोलर मास को हम किस में लिखते हैं, ग्राम्स में लिखते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, सल्फर मॉलिक्यूल की। तो सल्फर मॉलिक्यूल में हम बोलते हैं कि जो हमारे पास सल्फर होता है ना, उसके एक आप बोल सकते हो कि एटम का मास कितना होता है 32 होता है। कितना होगा भाई 32 होगा। तो टोटल यहाँ पे कितने एटम्स लग रहे हैं सल्फर के, देखो सल्फर के नीचे क्या लिखा है सबस्क्रिप्ट में, राइट हैंड साइड में 8 लिखा हुआ है। तो 32 × 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा 256 ग्राम्स। थर्ड क्या है, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। तो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं भाई, एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे एटम्स जो हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते नेचर में, है ना। हीलियम की तरह, हीलियम के साथ आपको कभी भी He2 नहीं देखने को मिलेगा। आर्गन के साथ आपको कभी भी Ar8 देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि पूरा खेल स्टेबिलिटी का होता है। अभी अभी हमने समझा था कि स्टेबिलिटी कैसे किसी भी एटम के लिए ज़रूरी होती है। स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन को तो डोनेट करेगा या उसको एक्सेप्ट करेगा। तो बहुत से ऐसे एटम्स ऐसे होते हैं जो कि फ्रीली एग्जिस्ट ना कर पाए नेचर में, यानी कि वो क्या करेंगे, उनको एक कंपेनियन चाहिए है, एक पार्टनर चाहिए है। तो भाई एक एटम का कंपेनियन कौन बन सकता है, दूसरा एटम। तो कई बार एटम्स कंबाइन हो जाते हैं और इसी एटम के कॉम्बिनेशन को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल अगर बन रहा है एटम्स का तो उसमें हमेशा 2 ही एटम्स हो। कई बार ऐसा होता है कि एक से ज्यादा भी एटम्स आ सकते हैं। और इनफैक्ट कुछ मॉलिक्यूल्स तो ऐसे होते हैं जिनके पास केवल एक ही एटम होता है, जैसे कि हमारे ये हीलियम एंड आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन वगैरह। क्यों, क्योंकि इन एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, यानी कि इनका आप बोल सकते हो कि डुप्लेट, ऑक्टेट वगैरह सब कंप्लीट होता है, तो इनके एटम्स आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, स्टेबल होते हैं। भाई रिएक्शन तो तभी होगी ना जब एटम्स कैसे होंगे, अनस्टेबल होंगे।
तो हम बोलते हैं कि इन एलिमेंट्स के एटम्स कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए कंबाइन नहीं करेंगे, और इसीलिए हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, ऑर्गन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास केवल एक ही एटम होता है, इसलिए उनको हम मोनो एटमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास 2 एटम्स होते हैं उनको हम डायटमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास 3 एटम्स होते हैं उनको हम ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास हम बोलते हैं कि 4 एटम है उनको हम टेट्राएटमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास बहुत सारे एटम्स हैं उन्हें हम पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमें एक टेट्रा एटमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल मिला है P4। फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल है उसमें हम बोलते हैं कि 4 एटम्स होते हैं फॉस्फोरस के, और हम बोलते हैं कि हर एक एटम का मास कितना होता है, 31 होता है। तो 4 एटम्स का कितना हो जाएगा, 4 × 31 दैट इज इक्वल्स टू 124 ग्राम्स। फिर इसके बाद में आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि HCl, इसमें एक लग रहा है हाइड्रोजन का एटम और एक लग रहा है क्लोरीन का एटम। हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, क्लोरीन के एक एटम का मास होता है 35.5। ये कितना हो जाएगा, 1 + 35.5 दैट इज इक्वल्स टू 36.5 ग्राम्स। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। तो HNO3 में हम बोलते हैं कि एक एटम लग रहा है हाइड्रोजन का, एक लग रहा है नाइट्रोजन का, और 3 लग रहे हैं ऑक्सीजन के एटम्स। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1, नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है कितना, 14, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है भाई, 16 होता है। तो 16 तो यहाँ पे हम ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के टोटल हम बोल रहे हैं यहाँ पे कितने एटम्स लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 16 × 3 कर देंगे, 6 3 18 48, कितना आ जाएगा 48। एटम के मासेस को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 8 + 4 कितना होता है भाई, 12 होता है, 12 + 1 कितना हो जाएगा 13, ऊपर गया कैरी 1, 4 5 6 कितना हो जाएगा 63 ग्राम्स। तो नाइट्रिक एसिड का मोलर मास कितना आ जाएगा भाई, 63 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, आई होप इसमें आपको कहीं से लेकर के कहीं तक डाउट ना हो। बड़े अच्छे से हमने देखा कि कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स लग रहे हैं उन सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, मोलर मास बन जाएगा। ठीक है, चलो अब अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हो। मैं हो जाती हूँ स्क्रीन के बाहर और आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे ऑन द काउंट ऑफ 5। ओके, सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 and 1। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ, हमसे मास कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। किसका मास भैया, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का। इसका मतलब क्या है भाई, ये हमारा जो सवाल है ये किसके ऊपर है, मोल कंसेप्ट के ऊपर है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी मोल कंसेप्ट के बारे में बताया है कि मोल कंसेप्ट होता क्या है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को हमने उनका शेप पता कर लिया कि वो स्फेरिकल होते हैं। उनके साइज को कैलकुलेट करने के लिए हमने एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना सीख लिया। एटम का रेडियस भी काफ़ी छोटा होता है, तो उसके लिए हम एक दूसरी यूनिट लेकर के आते हैं जिसको हम नैनोमीटर्स कहते हैं, है कि नहीं। एटम का मास को भी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरी यूनिट लेकर के आते हैं जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट, या अब उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफाइड मास के फॉर्म में। सिमिलरली हम बोलते हैं कि अगर हमें केमिस्ट्री के जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स में एटम्स आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इन सभी केमिस्ट्री के पार्टिकल्स को अगर आपको काउंट करना है ना, नंबर गिनना है इनका, तो आपको एक स्पेशल यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी जिसे हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। तो मोल क्या है, कुछ नहीं भैया, एक यूनिट ही है। जैसे केमिस्ट्री के बाहर हमारे पास क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, पेन है, टेबल है, चेयर है, लाइट्स हैं। अगर मेरे पास, मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास कितनी पेंसिल हैं, 12 पेंसिल हैं, तो मैं बार बार 12 पेंसिल 12 पेंसिल 12 पेंसिल नहीं बोलूंगी, मैं क्या करूंगी, एक यूनिट डिफाइन कर दूंगी। ठीक है, उस यूनिट का नाम क्या होगा, 1 डजन, 1 दर्जन। तो 1 डजन क्या है भाई, डजन क्या है, डजन एक यूनिट ही तो है सब्सटेंस के को अमाउंट को काउंट करने के लिए, है ना। तो जो 1 डजन है, जो डजन है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक फिक्स्ड नंबर को 12। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास अब 20 पेंसिल हैं, तो मैं बार बार 20 पेंसिल नहीं बोलूंगी, मैं एक यूनिट बता दूंगी कि मेरे पास क्या है भाई, 1 स्कोर पेंसिल है। स्कोर क्या है, स्कोर एक यूनिट है, जैसे डजन यूनिट है वैसी स्कोर यूनिट है। स्कोर क्या करेगा, एक फिक्स्ड नंबर को डिनोट करेगा कि हाँ भाई स्कोर मतलब क्या, 1 स्कोर मतलब क्या, 20 आर्टिकल्स।
अगर आप शॉपकीपर के पास गए हो और आपने बोला है कि 1 स्कोर पेंसिल दो, तो वो आपको हमेशा 20 पेंसिल्स ही देने वाला है, कभी भी 19 या 21 नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एक स्कोर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक फिक्स्ड नंबर को, 20 नंबर को। सिमिलरली एक ग्रॉस यूनिट भी आती है। ग्रॉस यूनिट हम बोलते हैं कि 144 आर्टिकल्स को, 144 नंबर को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि अगर आप बोल रहे हो कि मेरे पास 1 ग्रॉस पेंसिल है, तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि आपके पास 144 पेंसिल्स हैं। तो सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर आर्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए ये सारी यूनिट्स आती हैं, डजन, स्कोर एंड ग्रॉस। और केमिस्ट्री के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, उनको कैलकुलेट करने के लिए, उनके नंबर को काउंट करने के लिए यूनिट आती है जिसका नाम क्या है? मोल है। जिस तरीके से ये यूनिट्स क्या कर रही हैं, सभी यूनिट्स एक डेफिनेट नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वैसे ही हमारा जो मोल है वो एक नंबर को, डेफिनेट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस का ले लो, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे कि मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन है, तो इस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? दिस मच। मेरे पास अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है, तो उस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? दिस मच मॉलिक्यूल्स। ठीक है। फिर इसके बाद में मैंने आपको ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास का भी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है? 1U है, तो बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स में लेकर के आ गई। कितने सारे? इतने सारे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होगा? तो आप बोलोगे 1 ग्राम। देखा जाए तो 1U और 1 ग्राम दोनों देखने में न्यूमेरिकली बराबर है, दोनों में 1 1 आ रहा है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये है सिर्फ हाइड्रोजन के एक एटम का मास, और ये है इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स का मास, 1 ग्राम। तो अगर मैं इस 1 ग्राम को किसके सामने लिख दूं? इसके सामने, इज इक्वल टू के सामने मैंने लिख दिया, तो क्या गलत होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के इतने सारे एटम्स होते हैं, और इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स का मास कितना होगा? 1 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितना मास होता है? कितने मास के बराबर होता है? 1 ग्राम के बराबर। और ये जो 1 ग्राम आया ना, इसी को हम क्या कहते हैं? GAM, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर है? उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसकी? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस की, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस में इतने सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आएंगे। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनता कैसे है? 2 ऑक्सीजन एटम से। एक एटम का मास कितना होगा? 16, तो 2 का कितना हो जाएगा? 32U, यानी कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास है कितना? 32U। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम्स। और इस 32 ग्राम्स को हम क्या कहते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो अगर मैंने इसके सामने क्या लिख दिया? 32 ग्राम्स लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के पास होते हैं इतने सारे पार्टिकल्स का मास है 32 ग्राम्स, यानी कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस किसके बराबर है? ऑक्सीजन के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। तो आपको हम बोल सकते हैं कि मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मास के बीच में रिलेशन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है? मास क्या है? किसका मास भाई? तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास कितना है? तो कैसे बताओगे आप? 1 मोल, इधर पे देख लो, यहाँ पे 1 मोल ऑफ, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? नाइट्रोजन एटम। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है मेरे पास, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? खुद ही सोच लो, फिलिंग द ब्लैंक्स इनटू नाइट्रोजन एटम्स, यानी कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के कितने एटम्स होंगे? फिल करो इस ब्लैंक को, आपका आंसर आना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23। नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 14U। तो इतने सारे एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 14 ग्राम्स, यानी कि इसके इज इक्वल टू में मैं क्या लिख दूंगी? 14 ग्राम्स लिख दूंगी। तो ये क्या हो गया? नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास हो गया। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में मास कितना आया? 14 ग्राम आया। इजी था ना क्वेश्चन? तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? टोटल हमें 3 केसेस दिए गए हैं, तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया कितना? 14 ग्राम। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में
इतने सारे नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं, एक एटम का मास होता है 14U, तो इतने सारे एटम्स का मास हो जाएगा 14 ग्राम, जो कि होता है उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में मास कितना आएगा? 14 ग्राम्स। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स हैं, तो इसमें हमें क्या पूछा है भाई? मास पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है हमसे? मास पूछा है। कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको बताती हूं कि यहाँ पे मैंने क्या लिया है, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम लिया है। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में कितने एटम्स होंगे? अगेन 6.022 इंटू 10⁻23। भाई मोल जो है ना, 1 मोल, वो हमेशा एक फिक्स्ड नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे लिख रही हूँ, भले ही मैंने कोई भी एलिमेंट क्यों ना लिया हो। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में मेरे पास एल्यूमिनियम के इतने सारे एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम के एक एटम का मास पता है कितना होता है? 27U। तो इतने सारे एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 27 ग्राम, जो कि इसका होगा क्या? ग्राम एटॉमिक मास। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में मास कितना आया? 27। तो 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम में मास कितना आ जाएगा? 4 इंटू 27। ठीक है, कितना आ जाएगा? 4 इंटू 27 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 4 सा कितना होता है भाई? 28 होता है। 4 2 सा 8 9 10, तो 108 ग्राम्स। ठीक है, समझ में आया आपको? मैंने क्या करा, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में इतने एटम्स होते हैं एल्यूमिनियम के, एक एटम का मास कितना होता है? 27U। तो इतने सारे एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 27 ग्राम, जो कि उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो 1 मोल में हम बोलते हैं कि 27 ग्राम मास आया है। तो 4 मोल्स में कितने आ जाएंगे? 4 इंटू 27, दैट इज इक्वल टू 108 ग्राम। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई? सेकेंड वाले का आंसर है 108 ग्राम। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास गिवन है। ठीक है, चल अब इसके बाद में थर्ड क्या है? थर्ड हम बोल रहे हैं कि 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड में मास कितना होगा? तो सबसे पहले तो आपको सोडियम सल्फाइड के एक मॉलिक्यूल का मास निकालना होगा। कैसे निकालोगे? सोडियम का एक एटम का मास कितना होता है? भाई सोडियम सल्फाइड मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स दिख रहे हैं ना, उन सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड कर दो। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे हम? सोडियम के एक एटम का मास कितना होता है? 23 होता है। तो 2 का कितना हो जाएगा भाई? 23 प्लस 23 कितना हो जाएगा? 46। फिर इसके बाद में सल्फर के एक एटम का मास कितना होता है? 32। 46 प्लस 32 कर दिया। फिर ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? 16। यहाँ पे कितने लग रहे हैं? 3 लग रहे हैं। तो 16 इंटू 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो सोडियम सल्फाइड के एक मॉलिक्यूल का मास कितना आ रहा है? 46 प्लस 32 प्लस 48 कितना आ जाएगा? 126U आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड में कितने हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स होंगे? तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड में। एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? 126U है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा? 126 ग्राम हो जाएगा। तो 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड में मास कितना आया है? 126 ग्राम। तो 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड में 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड में कितना आएगा? कुछ नहीं, बस 126 इंटू 10 कर दो, कितना आ जाएगा? 1260 ग्राम्स। तो 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड में मास कितना आएगा? 1260 ग्राम्स आएगा। ठीक है, इजी है। एक ही रिलेशन से हमने सभी तीनों के तीनों क्वेश्चंस का आंसर निकाला है कि इतने इतने मोल्स में कितना मास आएगा। अब अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए है तो आप ले सकते हो। तो मैं हो जाती हूँ स्क्रीन के बाहर और आपका टाइम शुरू होता है अब। सो 5 4 3 2 एंड 1। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं कहाँ? अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट इनटू मोल। अब हमें मासेस दिए हैं और मोल्स कैलकुलेट करना है, तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से सीखें। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। मोल कंसेप्ट को हम यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो हमने पहले सवाल किया था वो यूनिटरी मेथड पे ही बेस्ड था। अब हम जो सवाल कर रहे हैं उसको हम फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे। कैसे कर सकते हैं सॉल्व? तो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में हमको
फाइंड आउट करना है कि कितने मोल्स होंगे ऑक्सीजन के। तो क्या करेंगे भाई, हमें पता है कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, स्मॉल n कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल m क्या है, गिवन मास, और कैपिटल M क्या है, मोलर मास। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स ही तो कैलकुलेट करने हैं। तो चलो हमने क्या किया, फर्स्ट वाले केस में ऑक्सीजन गैस में मास कितना गिवन है, कितना गिवन है भाई, 12 गिवन है। तो स्मॉल m की जगह हमने गिवन मास की जगह हमने 12 रख दिया। अब मोलर मास कैपिटल M की जगह क्या रखें, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस किसकी बनी होती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। तो यहाँ पे आप मोलर मास में क्या लिखोगे, 32 ग्राम्स लिखोगे। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 और 2 एटम्स का मास कितना होता है 32। तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 32U। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास 32U है तो ऑक्सीजन गैस का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो कितना हो जाएगा 32 ग्राम। तो मोलर मास किसके बराबर होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी 32 लिख दूंगी। तो ये तरीका होता है, फॉर्मूला होता है जब आपको मास गिवन हो सवाल में और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो। तो n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। स्मॉल n कितना हमें निकालना ही है, स्मॉल m कितना है 12 है, गिवन मास है ये, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना हो जाएगा भाई 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16। तो ये कितना आ जाएगा 3/8 को आप फर्दर सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर आएगा 0.375 मोल। फिर इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या है, 20 ग्राम ऑफ वाटर में हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, सेम हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। स्मॉल m की जगह जो गिवन मास है, मास कितना दिया गया है भाई 20 दिया गया है। अब कैपिटल M की जगह क्या लिखेंगे, मोलर मास। कैपिटल M मतलब क्या होता है, मोलर मास। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन हमें क्या दिया गया है, पानी दिया गया है। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास, जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को ऐड कर दो। हाइड्रोजन के 2 एटम का मास कितना होगा 2U, एक एटम का मास ऑक्सीजन का कितना होगा 16U, तो कितना हो जाएगा 18U। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास आया कितना 18U। तो वाटर के का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आ जाएगा 18U। तो यहाँ पे हम 18 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मोलर मास की जगह हम क्या लिखेंगे, मोलर मास किसके बराबर होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो कैपिटल M की जगह हम क्या लिख देंगे 18 लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा भाई 2 10 2 9। आप फर्दर इसको सॉल्व कर लेना, आपका कितना आंसर आने वाला है भाई 1.11 मोल आने वाला है। ठीक है, सेम अप्रोच है हमारी, हम सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल M। स्मॉल m की कोई टेंशन नहीं है, जो आपको मास दिया गया है सवाल में वो लिख दो। मोलर मास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने पहले उसमें क्या किया था, ऑक्सीजन गैस किसकी बनी होती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 32U। तो ऑक्सीजन गैस का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना होगा 32 ग्राम्स। तो जो मोलर मास है वो किसके बराबर हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। पानी के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 18U, तो पानी का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होगा 18 ग्राम। तो कैपिटल M की जगह आप क्या लिख दोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तीसरा सवाल क्या है, 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेम अप्रोच है, n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m की जगह पे आप क्या लिख दोगे, जो भी मास गिवन है 22 गिवन है 22 रख देना। कैपिटल M कैसे कैलकुलेट करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एक कार्बन एटम चाहिए है और 2 ऑक्सीजन एटम। एक कार्बन एटम का मास होता है 12, 2 ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना हो जाएगा भाई 32 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4। तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास कितना आया है 44U। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आएगा 44 ग्राम्स आएगा। तो आप क्या करोगे, मोलर मास की जगह आप क्या लिखोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम्स। कितना हो जाएगा 11 2 22, 11 4 44, 2 1 2, 2 2 4, कितना आ जाएगा 0.5 ग्राम्स। तो हमने बोला 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में मोल्स कितने प्रेजेंट होते हैं। अच्छा ये मोल्स आ रहे हैं क्या, ओके। यहाँ पे आप ग्राम नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप सिर्फ 0.5 लिखोगे। ठीक है,
तो हम बोल रहे हैं कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में मोल्स कितने होंगे, 0.5 होंगे। 20 ग्राम ऑफ वाटर में मोल्स कितने होंगे, 1.11 मोल होंगे। और 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में मोल्स कितने होने वाले हैं, 3/8। फर्दर इसको सॉल्व कर लेना। अब अगर आपको इसका आंसर का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो 5 4 3 2 एंड 1। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ। अब हमें मास कैलकुलेट करना है, मोल्स गिवन है। तो एक काम करें, यहाँ पे हम बेसिकली हम क्या करते हैं, वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। मास पूछा गया है और हमको मोल्स दिए गए हैं। तो एक काम करते हैं, कैपिटल M को हम स्मॉल n के पास ले जाते हैं तो मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्मॉल m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। पहला वाला केस क्या है, उसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है, 0.2। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीजन एटम्स बोले हैं। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, 16 U। तो ऑक्सीजन का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो कितना हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। तो मोलर मास की जगह पे आप क्या लिख दोगे, 16 ग्राम्स लिख दोगे। कितना आ जाएगा, 0.2, नीचे गया कितना, डेसिमल हटा दो, नीचे आ गया कितना, 10। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 16 इंटू कितना होता है 2, 32 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा, 3.2 ग्राम। तो हम बोल सकते हैं कि 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में का मास कितना होगा, 3.2 ग्राम्स। सिमिलरली सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में मास कितना होगा। तो इसको भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो स्मॉल m इज इक्वल्स टू n स्मॉल n इंटू कैपिटल M। तो स्मॉल n की जगह पे आप क्या रख दोगे, 0.5। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आपको गिवन है, कितना हो जाएगा 0.5 इंटू कैपिटल M की जगह पे आप क्या लिखोगे, मोलर मास। कैसे कैलकुलेट करोगे, वाटर मॉलिक्यूल्स बोले गए हैं ना, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 16 U। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा, 18 U, यानी कि 18 ग्राम। ये 18 ग्राम क्या है, 18 ग्राम हम बोलते हैं कि ये वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होगा, मोलर मास के बराबर। तो कैपिटल M की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे। कितना आएगा भाई आंसर, 9 ग्राम्स आएगा। तो 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में मास कितना होगा भाई, मास होगा 3.2 ग्राम्स। और 0.5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में मास कितना होगा, 9 ग्राम्स। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हो जाती हूँ स्क्रीन के बाहर। आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे ऑन द काउंट ऑफ 5। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 एंड 1। आई होप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आज के इस सेशन के लास्ट सवाल पे। ठीक है, नहीं लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट होगा। क्या है वो क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। ठीक है, हमको क्या कैलकुलेट करना है भाई, हमको बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, देखो 1 मोल ऑफ सॉलिड सल्फर में, ठीक है, 1 मोल ऑफ सॉलिड सल्फर में मास कितना होगा भाई, सल्फर के एक एटम का मास कितना होता है, 32 होता है। तो एक सल्फर का मॉलिक्यूल कैसे बना है, 8 एटम से बना है। तो सल्फर के 8 एटम्स का मास कितना हो जाएगा, 8 एटम्स का मास हो जाएगा भाई 256 U। सल्फर के एक एटम का मास है कितना, 32। तो 8 एटम्स का मास कितना हो जाएगा, 256 U। यानी कि सल्फर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना आया, एक मॉलिक्यूल का मास आया 2, इधर लिख देती हूं मैं, उसका मास आया 256 U। तो जरा सोचो, सल्फर के 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास कितना आएगा, कुछ नहीं, बस 256 क्या कर दोगे आप, ग्राम्स लिख दोगे, यू को हटा करके जी लिख देना। तो ये क्या आ जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। हमसे बोला गया है कि 256 ग्राम ऑफ सल्फर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, सल्फर के 6.022 इंटू 10⁻23 है कि नहीं। ये हमने कैसे निकाला था 256, हमने सबसे पहले बोला कि सल्फर के एक एटम का मास होता है 32,
सल्फर का एक मॉलिक्यूल बनता कैसे है, 8 एटम्स से मिलके बनता है। तो 8 एटम्स का मास कितना हो जाएगा सल्फर के, 256 U, यानी कि सल्फर के एक मॉलिक्यूल का मास आया है 256 U। तो 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर का मास कितना आएगा, 256 ग्राम। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। यानी कि इतने मास में सल्फर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इतने हैं। तो 16 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ नहीं, यूनिटरी मेथड लगा देना, कितना आ जाएगा 3.76। इतने सारे डिजिट्स नहीं लिखने हो अगर डेसिमल के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, 76 लिख के काम खत्म कर देना, 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सल्फर का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 256 ग्राम, उसमें इतने नंबर आ सकते हैं मॉलिक्यूल्स के, सल्फर के। तो इतने मास में कितने आएंगे, सिंपल है, आप क्या करोगे, यूनिटरी मेथड लगा दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 3.76 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। इसके भी सोल्यूशन का ले सकते हो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट, मैं हो जाती हूँ स्क्रीन के बाहर और आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे ऑन द काउंट ऑफ 5। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 5 4 3 2 and 1। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं कहाँ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये है क्या इस सेशन का लास्ट सवाल। इसमें क्या बोला जा रहा है हमसे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 grams of aluminium oxide। हिंट क्या है, the mass of an ion is the same as that of an atom of the same element, atomic mass of aluminium is 27 U। यानी कि हमें इतने अमाउंट में ग्राम्स में एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया गया है। इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हमें ये बताना है कि एल्यूमिनियम आयंस का नंबर कितना है। कैसे बताएंगे भाई, तो सबसे पहले तो आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि कितना होता है, Al2O3। यानी कि अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो उसमें 2 एल्यूमिनियम के एटम्स होते हैं और 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं इस एक मॉलिक्यूल का मास निकालने की कोशिश करूं तो कैसे निकल सकता है, एक एल्यूमिनियम एटम का मास कितना होता है, 27, तो 2 का कितना हो जाएगा, 27 प्लस 27 कितना होता है, 14, ऊपर गया कैरी 1, 4 5, तो 2 एल्यूमिनियम एटम्स का मास हो जाएगा कितना, 54 U। प्लस हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स लग रहे हैं, 3, एक का कितना मास होता है, 16 होता है, तो 3 के कितने होते हैं, 48 होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 12 10 और ये कितना हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे कितना होता है, 54, ये हो जाएगा 9 और ये 10। ठीक है, तो हमने बोला कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो एक मॉलिक्यूल है उसका मास कितना होता है, 102 U होता है। अब अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 6.022 into 10 to the power मॉलिक्यूल्स अगर ले लें तो इतने सारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स का मास कितना आएगा, कुछ नहीं, U की जगह आप क्या लिख देना, G लिख देना। ये U था ना, आप इसकी जगह G लिख देना, 102 ग्राम्स, है कि नहीं। तो ये क्या आ गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास आया। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसके बराबर होता है, 102 ग्राम्स के बराबर होता है। ये क्या है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 102 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 6.022 into 10 to the power 23। तो हमने बोला कि 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, भाई हमें कंपाउंड कितने क्वांटिटी में दिया गया था, 0.051 ग्राम्स में दिया गया था। तो हमने बोला कि जब 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में इतने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो 0.051 ग्राम्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ नहीं, आप क्या करोगे, यूनिटरी मेथड लगाओगे और कितना आएगा, 3.011 into 10 to the power 20। यानी कि 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हमें मॉलिक्यूल्स कितने मिलेंगे देखने को, 3.011 into 10 to the power 20 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल में हम बोल रहे हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम आयन, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस कितने हैं एक मॉलिक्यूल में, 2 हैं, है ना। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में आपको एल्यूमिनियम के आयंस कितने देखने को मिल रहे हैं, 2 देखने को मिल रहे हैं। तो हमने क्या फाइंड आउट किया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस मच अमाउंट ऑफ दिस मच मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में एल्यूमिनियम के 2 आयंस देखने को मिल रहे हैं, तो 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम के कितने आयंस देखने को मिलेंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻20। समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल का मास कितना आया, जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं सबके एटॉमिक मासेस को ऐड कर दो, कितना आ गया, 102 आ गया। तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कितना आएगा, 102 ग्राम्स आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 102 ग्राम्स में एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो 0.051 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, दिस मच, 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में एल्यूमिनियम आयन कितने हैं, 2 हैं, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में एल्यूमिनियम आयंस कितने होंगे, दिस मच, 6.022 इंटू 10⁻20। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सबको हुआ होगा क्लियर। अब अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो, मैं हो जाती हूँ स्क्रीन के बाहर। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 5 4 3 2 एंड 1। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये था इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वो होता है कंप्लीट। थ्योरी पोर्शन हम कर चुके थे, इंटेक्स क्वेश्चन हम कर चुके थे, बचे थे तो क्या एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, वो भी हमने इस सेशन में कर लिए हैं कवर। तो इसी के साथ में हमारा पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर। ठीक है, तो तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू।